हेलो, यूपीएससी ज्ञान दायिनी की इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। कल हम लोगों ने बात की थी सिंधु सभ्यता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्थलों की, जो सारे खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे वही सिंधु सभ्यता के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के उसके सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। राजनीतिक जीवन यहाँ पे लिख देते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये इसके बारे में, ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सिंधु सभ्यता 6 वर्षों तक निरंतर कायम रही। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में कितने? 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली 600 वर्षों तक। 600 वर्षों तक ये सभ्यता रही। 20 लाख वर्षों में लगभग 600 वर्षों तक ये सभ्यता रही थी। ठीक है, इस कायम रही थी। ठीक, यहाँ पे जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक, और यहाँ पे जो है मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या मिला? मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक किस पे ध्यान दिया है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक व्यापार और वाणिज्य पर इन्होंने ध्यान दिया है, जो हम लोग आगे बात करेंगे इसी क्लास में। तो इन्होंने सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया है? तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है तो वो है व्यापार और वाणिज्य पर इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। यहाँ का जो संभवतः शासन था ना, जो शासन था वो वणिक वर्गों के हाथों में था। जो शासन था वो क्या था? वणिक वर्गों के हाथों में था। यहाँ का कोई राजा नहीं था कि कोई राजा रहा होगा। यहाँ का जो व्यापारी बहुत ज्यादा यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य होता था, जो बहुत बड़े व्यापारी होते थे, तो उन्हीं वणिक वर्गों के हाथों में यहाँ का शासन था। ठीक है, यहाँ का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। ठीक, यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था, मतलब कि वणिक वर्गों के हाथों में था। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि का शासन ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई राजा राज नहीं करता था, राजतंत्र यहाँ पर नहीं था। ठीक है, राजतंत्र यहाँ पर नहीं था। आगे बात करते हैं यहाँ के सामाजिक जीवन की। यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं हम लोग। सामाजिक जीवन, यहाँ का जो सामाजिक जीवन कैसा था? यहाँ का सामाजिक जीवन भी ना 3 वर्गों में विभाजित था। कितने? 3 वर्गों में। विभाजित था। यहाँ का जो सामाजिक जीवन था वो मुख्यतः 3 वर्गों में आपका विभाजित था। वो वर्ग कौन कौन से थे? तो एक वर्ग था विशिष्ट वर्ग था। एक जो पहला वर्ग था वो विशिष्ट वर्ग। ठीक, जो पहला वर्ग था वो है विशिष्ट वर्ग। ये कहाँ रहता था? नगर के दुर्ग में निवास करता था। नगर के दुर्ग में ये विशिष्ट वर्ग जो है नगर के दुर्ग में रहता था। ठीक है, नगर के दुर्ग में रहता था। अब जो अगला वर्ग था तो वो कहाँ रहता था? वो जो है खुशहाल मध्यम वर्ग था। वो
मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग था। ठीक, ये खुशहाल वर्ग था। मध्यम वर्ग कौन सा था? बस खुशहाल, खुशहाल वर्ग था ये 20 के लोग हमेशा खुशहाल ही रहते हैं, ऊपर और नीचे के लोगों को ज्यादा हमेशा कष्ट होता है। तो ये मध्यम वर्ग वाला जो वर्ग था वो हमेशा खुशहाल वर्ग था। और जो तीसरा वर्ग था वो है अपेक्षाकृत कमजोर था, अपेक्षाकृत कमजोर, कमजोर वर्ग था, कमजोर वर्ग मतलब कि जो सबसे निचले तबके के लोग होते हैं, जो नौकरशाही करते हैं, जो नौकर होकर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो इस वर्ग में आते थे। कमजोर वर्ग में कौन आता था? ये कमजोर वर्ग आते थे। ठीक, सबसे तीसरा वर्ग कमजोर वर्ग यहीं से आता था। ठीक, और एक बात, इस सामाजिक जीवन में दास प्रथा का प्रचलन भी था। दास प्रथा का प्रचलन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि उस टाइम के लोगों के बारे में हम लोग नहीं इतना सोच सकते कि दास प्रथा का प्रचलन रहा होगा कि नहीं, लेकिन इस काल में आप लोग जान लीजिए, इस काल में दास प्रथा का जो प्रचलन था वो था। ठीक, अब आते हैं कि स्त्रियों की दशा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्त्रियों की कैसी दशा थी? स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा, आप लोग, ये सभ्यता जब से स्टार्ट हुई है, हम कई बार कह चुके हैं कि यहाँ की जो स्त्रियां थी, तो ये जो सभ्यता है वो जो है मात्र सत्तात्मक थी। ये जो सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक थी। ये सभ्यता मात्र सत्तात्मक क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारी देवी की मूर्तियां मिली हैं, देवी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी देवी की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक बोला जाता है। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा जो है, नारी मूर्तियां मिलने का यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस था स्त्रियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे लोथल से 3 युगल समाधान, 3 युगल समाधान मिले हैं आपको। ठीक, लोथल से आपको 3 युगल समाधान मिले हैं। और क्या मिला है आपको? कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा से 1 युगल समाधान, कालीबंगा से आपको क्या मिला है? 1 युगल समाधान मिला है। यहाँ पे क्या हुआ है? सती प्रथा का भी प्रचलन, इसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे सती प्रथा मौजूद थी उस टाइम, सिंधु सभ्यता के टाइम यहाँ पे सती प्रथा जो है मौजूद थी। क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है? लोथल से मिला है आपका 3 युगल समाधान, और कालीबंगा से मिला है आपका 1 युगल समाधान। ओके, 1 युगल समाधान। और यहाँ पे कल हमने आपको बताया था कि नौसारों में स्त्रियों की श्रृंगार की जो सामान है, सिंदूर जो आजकल स्त्रियां लगाती हैं, तो वो भी कहाँ से मिला है आपका? नौसारों से वो मिला है। नौसारों से क्या आपको मिला है? सिंदूर मिला है। यहाँ के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे, आभूषण पहनने के भी बहुत ज्यादा शौकीन थे। वो सोने चांदी और सेलकड़ी, पत्थरों के, हाथी के दांत के जो है आभूषण बनवाते थे और उनको पहनते थे। तो यहाँ के लोग आभूषण के भी बहुत ज्यादा शौकीन थे। आर्थिक जीवन की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले आपको एक इमेज बताते हैं, इमेज दिखाते हैं हम तुमको।
यहाँ के आभूषण कैसे होते थे, ये नहीं है। ये भी नहीं है, लगता है और नीचे है। ये होगा, ये आप लोग देख रहे हैं, ये वहां के आभूषण बने होते थे, सोने चांदी पत्थरों के, हाथी के दांत के, विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, ये सिंधु सभ्यता के आभूषण हैं। ठीक, आप लोग समझ में आ रहा होगा, ये सिंधु सभ्यता के आभूषण हैं। ऐसे आभूषण तब होते थे उस टाइम, और सोने के होते थे, सोने के लोग पहनते थे, चांदी के होते थे, और क्या होते थे, पत्थरों के लोग बनवाते थे, और हाथी के दांत के बनाए जाते थे। तो इस तरह कई प्रकार के आभूषण लोग उस टाइम पहनते थे। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं, फिर अपने इसमें आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन इनका कैसा था, है ना, आर्थिक जीवन इनका कैसा था। तो इनका आर्थिक जीवन जो था बहुत ही अच्छा था, और इनका आर्थिक जीवन किस पे डिपेंड था, वो था कृषि पर, कृषि पर था, पशुपालन, पशुपालन और पशुपालन पर था, और व्यापार, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, ये इनके प्रमुख थे, जो इनके आर्थिक जीवन जिनके द्वारा ये अपना जीवन यापन करते थे। तो वो किसके द्वारा, कृषि के द्वारा करते थे, पशुपालन के द्वारा करते थे, और किसके द्वारा करते थे, तो वो व्यापार के द्वारा करते थे। ठीक है, ये इनके प्रमुख थे। सिंधु सभ्यता में जो है ना, आपको कालीबंगा में कृषि के, कालीबंगा में आपको, कालीबंगा, कालीबंगा अभी कल ही हमने तो आप लोगों को पढ़ाया है। तो कालीबंगा में जो है, ये प्राक हड़प्पा अवस्था में, ये जो है प्राक हड़प्पा स्थल का ये स्थल है, और यहाँ पे क्या पाया गया है, हल रेखा, हल रेखा। कल हमने आपको इसका चित्र भी दिखाया था कि ये कैसे है। हाँ, तो ये क्या है, हल रेखा कालीबंगा में, आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी हल रेखा यहाँ पे के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो बनावली से क्या हुआ, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली से, बनावली से आपको मिट्टी का हल, मिट्टी का हल मिला है आपको। ठीक, मिट्टी के हल की आकृति आपको कहाँ से मिली है, वो आपको मोहनजोदड़ो से मिली है, और कहाँ से मिली है, बनावली से मिली है। कालीबंगा से आपको क्या मिला है, आपकी हल रेखा मिली है, जो हमने आपको कल आपको इसका फिगर भी दिखाया था कि आड़ी तिरछी है। कैसी है हल रेखा की आकृति इनके खेतों में, आड़ी तिरछी है, आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ जो सिंचाई होती थी, ये लोग सिंचाई कैसे करते थे, ये सिंचाई ये लोग नहरों से नहीं करते थे, तब नहरें नहीं होती थी, ये लोग सिंचाई नहरों से बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये लोग सिंचाई कैसे करते थे, ये लोग सिंचाई करते थे वर्षा जल, वर्षा जल से, और कुआं, कुआं होता था ना उस टाइम, कुएं, है ना। तो ये लोग वर्षा जल पर डिपेंड रहते थे उस टाइम पे, नहरें नहीं होती थी, वर्षा जल पर और कुएं से ये लोग अपनी खेतों की सिंचाई करते थे। ठीक, खेतों की सिंचाई करते थे। हड़प्पाई लोग 9 फसलों को जानते थे। ये लोग कितनी फसलों को जानते थे, तो ये लोग 9 टोटल फसलों को जानते थे, 9 फसलों को जानते थे। ठीक, ये लोग 9 फसलों को जानते थे, और उसमें से ये लोग गेहूं की 3 फसलें, गेहूं की 3 फसलों को, ठीक, और जौ की 2 फसलों को, है ना। गेहूं की जो है आपकी, गेहूं की जो फसल होती थी उसकी
3 किस्मों को, और जो होता था, जो कि आपके 2 किस्मों को जानते थे, जो 2 किस्मों को जानते थे, किस्मों के बारे में इनको जानकारी थी उस टाइम पे। ठीक है, और की बात कर लेते हैं। लोथल में चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल में चावल के अवशेष आपको मिले हैं। और लोथल में आपको किसके अवशेष मिले हैं? चावल के अवशेष मिले हैं। और रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं आपको। ठीक है, धान की भूसी के साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं? वो रंगपुर में मिले हैं। और लोथल में जो है चावल के साक्ष्य आपको मिले हैं। ठीक है, लोथल में आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। संसार भर में कपास के अस्तित्व तो यहाँ पे जो है प्राचीनतम पाया जाता है। सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कपास है ना। कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य आपका कहाँ मिला है ना? ये सिंधु सभ्यता में ही आपका मिला है। कपास का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिला है, तो वो कहाँ मिला है आपका? वो सिंधु सभ्यता में ही आपको मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की ये मूल फसल थी, ये सिंधु सभ्यता की मूल फसल थी। ठीक है, और ये कौन कौन सी फसलों के बारे में जानते थे? तो ये जो है ये मटर, राई, खरबूज, तरबूज, जौ, गेहूं। ठीक है, और कई ऐसी फसलें थी, है ना। तो ये 9 फसलों के बारे में जानते थे। एक है तिल आपका, टोटल 9 फसलों के बारे में जानते थे आपके, ये ऐसे मटर, राई, खरबूज, तरबूज, गेहूं और तिल। ठीक है, इन सारी फसलों के बारे में आपको आपके सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे। यहाँ पे सबसे प्राचीनतम जो फसल वो है कपास का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है वो है आपका यहाँ पे सिंधु सभ्यता में मिला है, यहाँ की मूल फसल थी। और यहाँ पे गेहूं की 3 किस्मों का साक्ष्य पाया गया है और जौ की 2 किस्मों का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, गेहूं की जौ 2 किस्मों का साक्ष्य पाया गया है। अब आए यहाँ से बात कर लेते हैं हम पशुपालन। यहाँ का पशुपालन कैसा था? पशुपालन, ठीक। कुबड़ वाले सांड यहाँ का सबसे प्रिय था, ये सबसे प्रिय था। इसकी पूजा भी होती थी। ठीक है, इसकी पूजा भी होती थी, कुबड़ वाले सांड की पूजा भी होती थी, इसलिए सबसे प्रिय पशु में से आता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए गए, जैसे बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता। ठीक है, बाघ, हिरन। ठीक है, बाघ के भी साक्ष्य पाए गए, लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ पर नहीं मिला। एक बाघ का साक्ष्य आपको मिला है, बाघ का साक्ष्य मिला है, बाघ का साक्ष्य आपको मिला है। ठीक है, कुबड़ वाला सांड यहाँ पे सबसे प्रिय पशुओं में से आता था, क्योंकि यहाँ पे इसकी पूजा की जाती थी। ओके, घोड़ा का ऐसा माना जाता है कि घोड़ा यहाँ पे क्या नहीं था, अस्तित्व में नहीं था। घोड़े के यहाँ पर क्या मिले हैं? घोड़े की अस्थियां मिली हैं, अस्थियां मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अस्तित्व में ये था सिंधु सभ्यता के लोगों के, तो ये अभी इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिला है। ठीक, इसका प्रमाण आपको कहीं नहीं मिला है।
यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में हम लोग अब आते हैं। यहाँ पे उद्योग धंधे क्या क्या थे, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे उद्योग धंधे यहाँ का जो उद्योग था ये किस पर यहाँ पे निर्भर करता था, तो जो उद्योग धंधे थे सबसे जो यहाँ का प्रमुख था वो है आपका कपड़ा, कपड़ा उद्योग। ठीक, यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योगों में से एक है ये, प्रमुख उद्योग है ये, प्रमुख उद्योग है आपका ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग आपका क्या है, तो वो है आपका ये कपड़ा उद्योग। ठीक है, यहाँ पे कई स्थानों पर सूती कपड़े के रेशे के प्रमाण मिले हैं, सूती कपड़ा में बंधे हुए चांदी के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है सूती कपड़ा यहाँ पे लोग जानते हैं, सूती कपड़ा का यूज भी करते थे। ठीक, तो कपास होता था ऑलरेडी, यहाँ पे बात वही है कि यहाँ जरूर कपड़ा यहाँ बनता होगा। और ये हड़प्पा संस्कृति कैसी थी, तो ये कैसी थी आपकी, ये कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन संस्कृति थी। ठीक है, कांस्य युगीन, तांबे में तीन मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता था आपका। तांबे में क्या है, टीन मिलाकर कांसा आपको बनाया जाता था। इस क्लास में हम कई बार बता चुके हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तांबा कहाँ से आता था आपका, तांबा उस टाइम खेतड़ी राजस्थान से आता था उस टाइम। ठीक है, तांबा आपका उस टाइम कहाँ से आता था, तो खेतड़ी आपका राजस्थान से आता था। और बात कर लेते हैं टीन की, तो टीन उस टाइम अपने देश में बिल्कुल भी नहीं होता था। तो टीन उस टाइम कहाँ से आता था, टीन आपका आता था अफगानिस्तान से। बहुत ही डिटेल से सारे टॉपिक क्लियर किए जा रहे हैं, एक भी टॉपिक आपका यहाँ से कुछ भी नहीं छूटेगा। अफगानिस्तान से यहाँ पे क्या आता था, अफगानिस्तान से आपका आता था टीन आता था। ठीक है, यहाँ विशाल इमारतें हैं, यहाँ पे विशाल इमारतें हैं। ठीक, इमारतें हैं। इससे ये मतलब होता है कि यहाँ पे राजगिरी भी होती थी। ठीक, मतलब यहाँ पे जब विशाल इमारतें, बहुत उन्नत अवस्था में इमारतें, बहुत अच्छी इमारतें हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो राजगिरी का उद्योग धंधा था वो भी बहुत ही उन्नत किस्म का था, बहुत ही तेजी से उस टाइम चल रहा था। ठीक है, तो जो है एक इमेज आपको दिखाएंगे। कौन सा है ये, आपका नहीं है। अब ये लास्ट वाला तो आपका पक्का होगा। ठीक है, नहीं है, चलिए लगता है हम लोग उसको डाउनलोड करना नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप लोग कभी भी देख सकते हैं अपने फोन में कि वहां पे कैसी इमारतें थी, एज लाइक जैसे मोहनजोदड़ो का स्नानागार ही हो गया, वहाँ का अन्नागार हो गया, ये सारी इमारतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी किस्म की थी। तो यहाँ पे राजगिरी भी बहुत अच्छी अवस्था में है, इससे साबित हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे मृदभांड है ना, यहाँ पे मृदभांड भी थे, बहुत अच्छे मृदभांड बहुत अच्छे थे, है ना। तो बहुत अच्छे से चमकीले कलर करके बनाए जाते थे, है ना। तो इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे मृदभांड अच्छी तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ के युद्ध उपकरण यहाँ के कैसे थे। देखिए यहाँ के लोग ना बड़े शांति प्रिय थे। यहाँ के लोग अपना जो टाइम है ना वो उद्योग धंधों में और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए ज्यादा यूज करते थे। यहाँ के लोग ज्यादा युद्ध में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखते थे। तो ये क्या है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे और ये जो है केवल कृषि और व्यापार में बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे। इसलिए यहाँ की जो कृषि और व्यापार की व्यवस्था है ना बहुत ही उन्नत थी। क्या, कृषि और व्यापार,
कृषि और आपका व्यापार जो है वो इसीलिए बहुत ही उन्नत था, क्योंकि ये लोग लड़ाई झगड़े में ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ औजार पाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके औजार पाए गए हैं, यही बड़ा दिक्कत दे जाता है। ये आपका मृद भांड है उस टाइम का, सिंधु सभ्यता का ये आपका मृद भांड है, ये ऐसे होते थे मृद भांड। ये तो अवशेष है, जब ये उस टाइम बना होगा तो और भी ज्यादा सुंदर रहा होगा। ये तो अवशेष है जो हम लोग बाद में मिला है ना। ये औजार थे उस टाइम के ऐसे, जो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी औजारों का यूज नहीं करते थे, तो जितना भी करते थे तो वहां के औजार उस टाइम कैसे थे, ऐसे औजार होते थे आपके, ठीक है, ये औजार होते थे। ये देखिए, तो ये सारे आपके उस टाइम के औजार हैं, है ना। आइए अपनी क्लास में आते हैं। तो वहां के लोग शांति प्रिय जीवन व्यतीत करना चाहते थे, मतलब बहुत शांति प्रिय थे, तो इसलिए वहां उन्नत अवस्था में क्या था, कृषि और व्यापार ही था। वहां पे युद्ध का ज्यादा विवरण नहीं है, ना ही युद्ध ज्यादा हुए हैं, कहीं हुए ही नहीं है लग रहा है ना। तो वाणिज्य और व्यापार के बारे में इन लोगों की बात कर लेते हैं। वाणिज्य और व्यापार कैसा था, वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार वहां का कैसा था आपका। तो वाणिज्य और व्यापार के बारे में बात करते हैं। वाणिज्य और व्यापार का बहुत ही ज्यादा महत्व था, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्व था। यहाँ से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से अन्न कुठार, और जो हड़प्पा में आपका मोहनजोदड़ो और लोथल से जो गोदीवाड़ा मिला है, वो गोदीवाड़ा आपका वही पत्तन ही तो है, पत्तन मतलब कि आपको बंदरगाह ही तो है वो गोदीवाड़ा। तो इससे पता चलता है कि हाँ, वहां पे समुद्री मार्ग से व्यापार होता था उस टाइम पे, ठीक है, समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। और क्या जो है यहाँ पे जो है नावें, ऐसे पोत निर्माण, नावें भी लोग बनाया करते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि नावें बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, नावों के प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता में, ठीक, नावों के प्रमाण भी आपको कहाँ मिले हैं, सिंधु सभ्यता में मिले हैं, ठीक। और क्या हुआ है यहाँ पे जो है ना, सिंधु सभ्यता में आंतरिक व्यापार भी बहुत विकसित था। मतलब देश के बाहर तो व्यापार होता ही था, देश के बाहर व्यापार कहाँ होता था, तो देश के बाहर व्यापार होता था आपका जो है अफगानिस्तान होता था, तुर्कमेनिया होता था, और ईरान होता था, मेसोपोटामिया होता था। मेसोपोटामिया के साथ आपके व्यापारिक संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे। उस टाइम अपने सिंधु सभ्यता में को मेहुला भी कहा जाता है, क्योंकि एक मेहुला नामक स्थान था जहां से कई स्थान थे, जहां से मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता, ये अपने सिंधु सभ्यता में है मेहुला स्थान। तो इससे व्यापारिक संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे, मेहुला से व्यापार बहुत ही ज्यादा होता था यहाँ पर, ठीक है। खेत और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो है खेतड़ी से आंतरिक व्यापार होता था। मतलब आंतरिक व्यापार अपने देश में बहुत ही ज्यादा विकसित था। तो खेतड़ी, राजस्थान से चांदी आती थी, राजस्थान से आपकी खेतड़ी की खान से चांदी आती थी, ठीक। और क्या आता था, कर्नाटक से उस टाइम सोना आता था, ठीक है, कर्नाटक से उस टाइम आपका सोना आता था। तो इससे पता चलता है कि हाँ, आंतरिक व्यापार भी, विदेशी व्यापार तो था ही बहुत उन्नत अवस्था में, और आंतरिक व्यापार भी बहुत अच्छा उस टाइम चल रहा था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि आगे बात हम लोग करते हैं सिंधु सभ्यता की मूर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सिंधु सभ्यता की मूर्तियों के बारे में, यहाँ की जो सिंधु सभ्यता की जो मूर्तियां होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। ये जो मूर्तियां होती थी उस टाइम, मूर्तियां पत्थरों की बनी होती थी, पत्थरों की होती थी, और किस चीज की, सेल खड़ी की होती थी, आपकी सेल खड़ी की होती थी, ठीक। तो यहाँ की मूर्तियां आपको पहले ही बता चुकी है, यहाँ मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं कहीं भी, यहाँ मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो मूर्तियां पत्थरों की बनी होती थी, और किस चीज के, यहाँ पे सेलखड़ी की बनी मूर्तियां कौन, माता देवी की मूर्तियां होती थी, पशुओं की मूर्तियां होती थी, जैसे कुबड़ वाले सांड की, है ना। और यहाँ पे एक जो मूर्ति पाई गई है तो वो है शिव की,
पशुपति शिव की मुहर, है ना, पशुपति शिव की मुहरें बनी हुई पाई गई, पशुपति शिव की मुहरें और इनकी कुछ मूर्तियां भी मिली हैं आपको, ठीक है, पशुपति शिव की मोहरें भी मिली हैं और मूर्तियां भी आपको मिली हैं। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने थे, मृतभांड होते थे। तो मृतभांड किस चीज के थे? वो लाल और गुलाबी रंग के जो मृतभांड होते थे, मृतभांड आपके मृतभांड लाल और गुलाबी, लाल और गुलाबी रंग से होते थे और काले रंग से इनकी सजावट की जाती थी। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलर पूछता है, आपका प्री में भी पूछता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लाल और गुलाबी रंग के होते तो काले कलर से इनकी सजावट की जाती थी उस टाइम, ठीक है, काले रंग से इनकी सजावट की जाती थी। और यहाँ पे वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है, लोमड़ी को दर्शाया गया है। यहाँ के मृतभांडों में ऐसे ही चित्र पाए जाते थे अमूमन, और कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं। आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ की लिपि कैसी होती थी। तो लिपि आपकी होती थी, लिपि यहाँ की होती थी चित्राक्षर, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया की जो लिपि होती थी वो आपकी होती थी कीलाक्षर। ये मेसोपोटामिया की है, मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी है आपकी? वो कीलाक्षर है। और जो लिपि सिंधु सभ्यता की है तो वो कौन सी है आपकी? चित्राक्षर होती थी। वो कौन सी आपकी है? वो होती थी चित्राक्षर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ की जो धार्मिक जीवन था। लोग धार्मिक जीवन का अनुमान वहां कैसे लगाते हैं? धार्मिक जीवन का अनुमान वहां इस तरह लगाते हैं क्योंकि वहां पे नारी मृग मूर्तियां मिली हैं, मतलब मात्र देवी की, है ना। कौन कौन सी अभी बता रहे हैं हम आपको। हाँ, धार्मिक जीवन के बात करते हैं। तो यहाँ पे धार्मिक जीवन कैसा था? यहाँ का धार्मिक जीवन तो जो था तो वो मृग मूर्तियां, मतलब कि मात्र देवी की मूर्तियां पाई गई हैं। मात्र देवी की मूर्तियां पाई गई हैं। मात्र देवी की मूर्तियों में आपका क्या मिला है? तो वहां पे मात्र देवी की मूर्तियों में पृथ्वी देवी की मूर्ति आपको मिली है ना, जिसमें एक उगता हुआ पौधा नजर आ रहा है। इससे क्या अनुमान लगाया है? इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो उनको क्या मानते थे? उर्वरता की देवी उस टाइम माना जाता था। किसको? पृथ्वी को, ठीक है, जो ये मूर्ति पाई गई है। हाँ, तो अब बस और क्या पाया गया यहाँ पे? पशुपति पूजा, कुबड़ वाले सांड की आकृति पाई गई है ना, आकृति या मूर्ति आप मान लीजिए। तो इससे प्रतीत होता है कि वहां पशुओं की भी पूजा होती थी। तो पशुपति की पूजा होती थी। और क्या हुआ था? यहाँ पे जो है नाग पूजा भी होती थी। यहाँ पे कैसी पूजा होती थी? यहाँ पे नाग पूजा भी होती थी आपकी, ठीक है। वृक्ष पूजा भी होती थी, ठीक है। यहाँ पे लोग भूत प्रेतों को भी मानते थे। भूत प्रेतों के बारे में भी विश्वास रखते थे। भूत प्रेतों के बारे में भी आपका विश्वास रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, जो पृथ्वी देवी, जिसको लोग वहां के उर्वरता की देवी मानते थे। और कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, है ना। और नाग पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी, है ना। वृक्ष पूजा से नीम, पीपल, है ना, बरगद। भूत प्रेतों को भी वहां के लोग आपके जानते थे। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक एकदम खत्म ही होने वाला है। और आप जो है ये हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई, कैसे इसका पतन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है ना, ये लोग, अब इसका कोई एग्जैक्टली तो पॉइंट मिला नहीं है आज तक कि इसका पतन हुआ कैसे है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि विदेशों के आक्रमण से हुआ है, जलवायु परिवर्तन से हुआ है, ठीक है, महामारी से हुआ है ना।
तो ऐसे लोग आर्यों के आक्रमण से हुआ है, तो यहाँ पे लोग भूख ऐसे प्राकृतिक आपदा से हुआ है, ऐसे लोग अनुमान लगा रहे हैं, अपना अपना अनुमान है। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक जो है पूरा खत्म हो गया है। सिंधु सभ्यता आपका पूरा खत्म हो गया। ओके, और अब आपका कल से एक नया टॉपिक चलेगा सिंधु सभ्यता की। आपकी 3 क्लासें बनी हैं जो बहुत ही ज्यादा डिटेल से आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल से आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। ठीक है, आगे जो नया टॉपिक शुरू होगा वो आपका कल शुरू होगा। और चलिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आए तो। और मिलते हैं फिर हम लोग कल एक नई और नए क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए।